मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज जीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें बतलाता है। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनिश्चित शिक्षा प्रणाली, और द्वितीय, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए। प्लेटो के साम्यवाद की एक विशेषता यह है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं, वरन केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया गया है। और उसके द्वारा विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं, वरन राजनीतिक है। नेटलशिप ने इस शब्द में कहा है, प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। वस्तुतः प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा उसकी राज्य व्यवस्था संबंधी धारणा से अनिवार्यता संबंध और उसकी प्राप्ति का साधन है। यूरोपाइडस ने भी इस अपनी एक रचना लिखी थी, पोटेटिलास में स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया था। पाइथागोरस ने भी अपने आश्रम में साम्यवाद व्यवस्था थी और कहा था कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य और दो प्रकार के इन्होंने बताए हैं, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। जिसमें संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य जो बताया है उसमें यह है कि सामाजिक व्यवस्था कायम करना, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था कायम करना, तीसरा संरक्षण वर्ग को दायित्व ज्ञान कराना। संपत्ति के साम्यवाद का स्वरूप जो बताया इन्होंने प्लेटो ने राज्य व्यक्ति की आत्मा के तीन अंग बताता है, विवेक, साहस, तृष्णा। प्लेटो ने इन्हीं तीन वर्गों की स्थापना की है। प्लेटो ने कहा कि अभिभावक वर्ग के पास संपत्ति या परिवार होगा तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे उसके मन में अपना प्राय, मेरा तेरा, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धाहीनता आदि के भाव विकसित हो जाएंगे, जिससे समाज में अव्यवस्था, अराजकता, असंतोष का वातावरण कायम होगा। व्यक्ति में आध्यात्मिक गुण का विकास नहीं होगा तो इसके परिणाम स्वरूप एक आदर्श राज्य तथा आदर्श समाज की स्थापना असंभव होगी। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्लेटो का साम्यवाद प्राकृतिक नहीं अपितु नैतिक है। संपत्ति का साम्यवाद सामान्य साम्यवाद नहीं अपितु सीमित साम्यवाद है। प्लेटो का साम्यवाद एक तरफ सत्यवाद है तो दूसरी तरफ कुलीनवाद है। संपत्ति संबंधी साम्यवाद के बारे में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए लिखता है प्लेटो, पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य। ना तो उनके पास अपना कोई घर होगा, ना ही कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए। केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए, इसी में उनकी मुक्ति है। ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे, किंतु जब कभी वे अपनी भूमि, घर, धन उपार्जित कर लेंगे तब वे अपने अन्य नगरवासियों के सहायक बने रहने की अपेक्षा उनसे द्वेष करने लग जाएंगे। उनके जीवन के सारे दिन नागरिकों से घृणा करने में, उनके द्वारा घृणा किए जाने में ही व्यतीत होंगे। इस प्रकार वे अपने तथा राष्ट्र के सर्वनाश का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे। फोस्टर इस संबंध में लिखता है, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का संयुक्त ग्रहण करना नहीं, वरन उसका त्याग करना है। प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया है, जो जैसे मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार, नैतिक आधार, व्यवहारिक आधार और राजनीतिक आधार। पत्नियों यानी परिवार के साम्यवाद की विशेषता अलग से बताई इन्होंने। पत्नी और परिवार के संबंध में, वैवाहिक संबंधों में अस्थिरता राज्य का नियंत्रण रहता है। पारिवारिक संबंधों के स्थान पर सामाजिक भावना की उत्पत्ति होती है। पुरुष व महिलाओं में समानता होती है। सार्वजनिक पतियों और सार्वजनिक पत्नियों की योजना बनाई। सब परिवार संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की है जो दूसरों ने, वो यह है कि प्लेटो ने आध्यात्मिक रोगी के लिए भौतिक उपचार खोजा है। प्लेटो के साम्यवाद में आत्म विरोधी तत्व है। प्लेटो ने इतिहास उलट दिया है। प्लेटो ने समाज को दो प्रतिद्वंदी गुटों में बांट दिया है। परिवार पत्नी के बारे में प्लेटो विचार के सही नहीं। जो चीज़ सभी की है वह किसी की नहीं होती। अपराधों में वृद्धि होगी, बिना संपत्ति के सुख नहीं। साम्यवाद अव्यवहारिक है। प्लेटो के साम्यवाद व्यक्ति के बलिदान हो जाता है। प्लेटो का साम्यवाद सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों से गलत है। प्रोफेसर बाकर ने कहा है ये प्लेटो का जो साम्यवाद दिया है वो अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार के अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति मोह के साथ साथ परिवार स्त्रियों की मोह से भी मुक्ति किया जाना चाहिए। वस्तुतः परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवादी संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया है।
प्लेटो ने इस संबंध में स्वरूप बताया है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुष में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सुखी होगी। ना तो माता पिता अपने संतान को जान सकेंगे, ना ही संतान माता पिता को। इसकी जो कमी युक्तियां दी है प्लेटो ने, वो है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना, राज्य में एकता स्थापित करना हेतु नारियों की मुक्ति और समानाधिकार, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होना, विवाह संस्था में सुधार करना। आज जो है आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में तुलना हम कर सकते हैं। प्लेटो ने साम्यवाद को वैसे ही विधिवत विवेचना की जैसे कि कार्ल मार्क्स और किसी और विचारक ने। इसी आधार पर अनेक लेखकों के द्वारा प्लेटो की पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। प्रोफेसर मैक्सी के अनुसार प्लेटो की रचनाएं ही साम्यवादी एवं समाजवादी विचारों की स्रोत है। यदि वह जीवित होता तो रूस की यात्रा उसी उत्साह और एवं आशा के साथ करता जिसका परिचय उसने सिराक्यूज की यात्रा के समय दिया था। प्रोफेसर जायसी ने भी यही विचार व्यक्त किया है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच समानता है। दोनों सार्वजनिक और सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। दोनों राज्य में शक्ति तथा पदों के प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना चाहते हैं। असमानता क्या? लक्ष्य का भेद है, वर्गीय आधार पर भेद है, आर्थिक ढंग से संबंध में भेद है, उपभोग वस्तु के संबंध में भेद है, राजनीतिक आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में भेद है, आधारभूत स्वरूप में भेद है, पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद है, नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद है। धन्यवाद।